दोस्तों, बंगाल और भारत के अन्य 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट आ चुके हैं इलेक्शन 2026 के। उसमें अब जो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है ये है वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जो पहले से जहां की मतलब जिस भी सरकार की जो वहां पर एक तरह से जिस भी पार्टी की सरकार बनी हुई थी, अब वो बुरी तरह से हार चुकी है वहां से। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर जो है बीजेपी बहुत बड़ी गिनती के साथ जीती और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, यानी कि ममता बनर्जी और बीजेपी की सरकार के बीच में। यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से 5 राज्यों के बीच ये जो चुनाव हुए हैं अभी, तो यहाँ पर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और इसके साथ असम, पुडुचेरी एंड केरलम में। अगर हम यहाँ पर चुनावी रणभूमि देखें, यानी कि भारत में हमें पता है कि जैसे जो विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं और उससे पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है राजनीतिक दलों पर, और उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इन सभी कोड ऑफ कंडक्ट का जो है इनका जो पालन करते हैं, लेकिन कुछ इन सबकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। यहीं पर जब अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है। और आज के समय पर अगर हम देखें तो लगभग पूरे भारत में सिर्फ 3 से 4 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में बीजेपी अपना पूरी तरह से कब्जा जमा चुकी है। ये एक बहुत ही हम डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि साफ साफ यही नजर आता है कि अब भारत में के चुनाव जो भी चुनावी परिदृश्य है उसमें लगभग विपक्ष जो है उसको खत्म किया जा रहा है। यानी कि ना तो विपक्ष जो है विपक्ष की लोकसभा में कोई पावर बची है और ना ही विपक्ष की अब जो है राज्यसभा या फिर विधानसभा में कोई पावर रहने वाली है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम, यहाँ इन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के। इन 5 क्षेत्रों के जो चुनाव है वो भारत की संघीय विविधता को दर्शाते हैं, यानी कि भारत किस तरह से अलग अलग राज्यों का एक संघ है, यानी कि अलग अलग समय पर जो है सभी राज्यों में चुनाव होते हैं। जैसे कि अभी आने वाले समय पर कुछ और नॉर्थ के राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं 2027 तक, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर चुनाव से पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है उसका मीनिंग क्या है। तो जब भी चुनावों की अनाउंसमेंट की जाती है उस समय पर जो है चुनाव की तारीख की जिस दिन घोषणा होती है उसके साथ ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक दल यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो कोई भी यानी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करें, यानी कि उस दुरुपयोग को रोकने के लिए जो सत्ताधारी दल है, स्पेशली अगर हम पूरे भारत में देखें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के यानी कि मोदी सरकार है। और जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा अपने दबाव के यानी कि प्रेशर लोगों पर ना बनाया जाए, यानी कि उन पर किसी तरह से कोई भी उनके दिमाग में प्रेशर ना डाला जाए, लोगों को किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो वोटिंग डालते समय कि हमें किस कैंडिडेट को वोट डालना है। यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो आदर्श आचार संहिता का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 5 राज्यों में एक साथ एमसीसी लागू होने से नीतिगत पंगुता यानी कि पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका, यानी कि ऐसी स्थिति बनी थी कि हर जगह पर एमसीसी का ध्यान रखना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लोगों के द्वारा या फिर कुछ आलोचकों के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने बंगाल में जैसे बीजेपी ने चुनाव जीता है तो उसी तरह साफ साफ ये पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस समय सत्ताधारी दल के साथ है, यानी कि उनका साथ दे रहा है। इसके अलावा हालांकि ये आलोचकों का कहना है, लेकिन इसके बाद अगर हम देखें पुडुचेरी में जो कुल सीटें 30 हैं, यानी कि 30 सीटें, बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत थी। इसके अलावा असम में जो 126 सीटें और 64 सीटों की जरूरत होती है। केरला में 140 और 71 सीट जीतने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा 234 सीट जो है वो तमिलनाडु में है और उसमें 118 सीटें चाहिए थी।
अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी जहां से अपने जो चुनाव लड़ रही थी वहां से बहुत बड़ी हार हुई है और भाजपा की जीत हुई है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का आरोप है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ममता बनर्जी यानी कि जो टीएमसी पार्टी की कैंडिडेट हैं, हालांकि 3 बार वो पश्चिम बंगाल की जो सीएम रह चुकी, लेकिन अब चौथी बार उनको सीएम बनने का मौका नहीं मिल पाया है। तो उन्होंने जो है आरोप लगाया कि भाजपा ने उनकी सीट यानी कि उनकी वोट्स जो है वो चोरी किए या फिर उनकी वोट्स जो है वो छीनी है। इसके अलावा भाजपा ने बंगाल में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, साफ साफ वहां पर जो है बहुमत देखने को मिला। तमिलनाडु में जो अभिनेता विजय है, जो जोसेफ विजय, उनकी सॉरी हाँ विजय जो है उनकी जीत हुई है और उनकी जो पार्टी थी वो टीवी के नाम से जानी, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टीएमसी पार्टी की यहाँ पर भी बहुत बड़ी हार हुई है। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है इस बार। असम और पुडुचेरी में भाजपा और सहयोगियों की बहुत ज्यादा बढ़त रही है। दोस्तों, ये जो चुनाव है 2026 के अभी चुनाव के नतीजे हैं, इससे क्या पता चलता है कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव जो है होता जा रहा है, लगातार दिखता जा रहा है। किस तरह से एक ही जो सत्ताधारी दल है वो हर जगह अपना कब्जा करने जा रहा है, यानी कि हर जगह उनको लगातार जीत मिलनी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भारत में अब एक दल ही जो है विशेष तौर पर रह जाएगा। इसके अलावा पूर्व दक्षिण भारत में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को लगातार चुनौती मिल रही है और कहीं कहीं पर तो बहुत बड़ी हार का सामना भी करना पड़ रहा है। ये परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हमें पता है अब जिस राज्य में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनी 2029 में जो चुनाव होंगे वो कहीं ना कहीं वहां पर उनको फायदा मिलने वाला है। अब देखिए ये चुनाव यानी कि इन चुनावों का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? हालांकि हर चुनाव का रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो उनकी सत्ता में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। हालांकि ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी चुनाव जीतने की, लेकिन वो जीत नहीं पाई हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा को बहुत ही बड़ा बहुमत मिल पाया है। और जो ममता बनर्जी है, आपने देखा होगा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर याचिका भी दाखिल की थी, यानी कि इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया वो कुछ वोट्स को खत्म करने के लिए या फिर कुछ लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के लिए ही किया गया। और डाटो में यानी कि अगर हम आंकड़ों की बात करें उसमें यह भी देखा गया कि जहां पर यानी कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में एसआईआर के से नाम काटे गए तो उन्हीं हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो ममता बनर्जी है वो पिछली बार यानी कि 5 साल पहले चुनाव जीती थी और वहीं से आज उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम काटे जा चुके हैं एसआईआर के जरिए। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं एसआईआर से भारत के जो नागरिक हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उनका वोट देने का अधिकार छीनता जा रहा है। बिना उचित सत्यापन के मतदाता सूची से बहुत बड़े यानी कि बहुत बड़े अगर हम पैमाने की बात करें नाम काटे जा रहे हैं, यानी कि लगभग करोड़ों लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से हटा दिया गया ताकि वो इस बार वोट ना डाल पाए। इसके अलावा अगर हम विपक्ष दल की बात करें कांग्रेस दल की, तो उनका भी कहना है कि एसआईआर के जरिए यहाँ से जो भारत के नागरिक हैं यानी कि जहां से बीजेपी को लगता है या फिर सत्ताधारी दल को ये लगता है कि उनको वोट नहीं मिल पाएगा, उनका वोट जो है वो काट दिया जाता है और नए यानी कि डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो इस लिस्ट में डाल दिए गए। इसके अलावा इस प्रभाव क्या रहने वाला है? नागरिकों को वोट देने के अधिकार का हनन करता है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी सत्ताधारी दल के साथ है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिस भी कंट्री में लोकतांत्रिक देश होता है वहां पर पूरी तरह से जो है पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन भारत में अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। अब अगर हम देखें कि कितने राज्यों में बीजेपी सरकार बन चुकी या फिर मोदी सरकार का कब्जा कितने राज्यों में हो चुका है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ये देखिए ये है पूरा मैप। इस मैप में आप देखते हैं जहां पर भी ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, लगभग पूरा मध्य भारत में जो है अब बीजेपी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है, यानी कि बीजेपी सरकार यहाँ पर इन सभी जगहों से जो है वो चुनाव जीत चुकी है। अब अगर हम देखें जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक नहीं है वह है पंजाब। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें वहां पर भी है,
झारखंड में जेएमएम की वहां पर अभी तक तो सरकार, लेकिन अगर हम देखें ना यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन सभी आसपास के क्षेत्रों में जो है बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है। तो इट मीन्स जो बहुत ही कम क्षेत्र ऐसे रहने वाले हैं जहां पर सत्ताधारी दल का आना बाकी है। तमिलनाडु की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में भी बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखा गया। इस बार जो है विजय, उसकी जीत हुई और बहुत ही भारी, यानी कि बहुत ही भारी बहुमत के साथ उनकी जीत हो पाई है। इसके अलावा अगर हम उनका थोड़ा देखें तो जो हम सभी को पता है विजय जो है वो एक तमिल एक्टर भी हैं, और अब उनका जो ये पूरा सफर रहा, ये सिनेमा से सत्ता तक का पूरा सफर है उनका। नई सरकार का गठन हुआ और अभिनेता जो है यानी कि एक्टर विजय की पार्टी ने एंट्री की और राजनीति को एक बहुत बड़ा और नया मोड़ दिया। चेन्नई में विजय के परिवार जो है वो काफी खुश है, क्योंकि अब उनका बेटा पहले से ही फेमस था, लेकिन अब जो इलेक्शन होने के बाद से अब फिर से उसको हमारे एक तरह से विधानसभा में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी को लेकर भी लोग जो है वो वोट डालते हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी की गई हो, लेकिन अगर हम देखें मोस्टली लोग उस व्यक्ति को वोट डालना पसंद करते हैं जिनको एक तरह से वो बहुत ही ज्यादा देखते हैं या फिर जिनसे कुछ प्रभावित होते हैं। अब देखिए बंगाल में जब मोदी सरकार की जीत हो चुकी तो सरकार बनते ही लागू होने वाली है केंद्र की ये 5 योजनाएं बंगाल में होंगी। तो पश्चिम बंगाल में जैसे विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई, जिसका फायदा उनको 2029 चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी या फिर अगर हम बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ सामना किया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वहां पर भी वोटों में जो है इलेक्शन में धांधली हुई है। अब देखिए कौन सी 5 योजनाएं जो है मोदी सरकार लागू करेगी। अब देखिए मोदी सरकार बन चुकी लगभग पूरे भारत में, अब जो है मोदी का कब्जा होने वाला है, सॉरी मोदी सरकार का, और उसके बाद फिर जो है नई नई योजनाएं हमें पूरे भारत में देखने को मिलेगी। सबसे पहली योजना रहने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये ग्रामीण और शहरी यानी कि हर गरीब परिवार को एक पक्का घर मिलने वाला है। तो जो भी बंगाल के लोग हैं वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपको अब वहां पर पक्का घर मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलेगा। दोस्तों ये सभी योजनाएं आपने देखा होगा कि लागू की गई हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा इन योजनाओं को नहीं अपनाया गया था क्योंकि उस समय पर वहां पर बीजेपी पार्टी सत्ता में नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी पार्टी के सत्ता में आते ही इन योजनाओं को वहां पर लागू कर दिया जाएगा। तीसरी योजना रहने वाली सौभाग्य, यानी कि हर घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। जल जीवन मिशन, हर घर को नल से स्वच्छ पानी पीने के लिए दिया जाएगा और अवेलेबल करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत मिशन 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज बंगाल में अब लोग जो है वो करवा सकते हैं। इन योजनाओं से बहुत बड़े फायदे होने वाले, गरीबी में कमी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जीवन सत्र में सुधार होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होने वाला है। बंगाल का तेज विकास देखने को मिलेगा जैसे कि हमें बिहार और यूपी के राज्यों में देखने को मिलता है। आप समझते होंगे ये सब कुछ मतलब किस तरह से हमें हमारा जो राष्ट्र है वो प्रगति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखिए बंगाल का ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो बिहार पर इसका क्या असर होने वाला है। बिहार में अब नीतीश नहीं भाजपा मॉडल चलने वाला है, तेजस्वी और कमजोर होने वाले हैं और नीतीश का पाला बदलना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहला प्रभाव अगर हम देखें तो बंगाल से बिहार तक का। अब देखिए बंगाल परिणाम से विपक्ष का मनोबल जो है वो कम हुआ क्योंकि विपक्ष लगभग पूरे भारत में खत्म होता नजर आ रहा है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद बिहार ने आरजेडी विपक्ष को मनोवैज्ञानिक मजबूती दी। गठबंधन की राजनीति हो सकती है वहां पर। भाजपा की हार से बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जेडीयू, उन सभी की सौदेबाजी की शक्ति लगातार बढ़ चुकी है। इसके अलावा विस्तार होने वाला जैसे कि असम और पुडुचेरी में जीत हुई भाजपा की, तो अखिल भारतीय विस्तार को प्रमाणित किया कि किस तरह से जब हम हिस्ट्री में देखते हैं कि पूरे भारत यानी कि पूरे साम्राज्य पर किसी एक परिवार का पूरा मतलब एक साम्राज्य पूरा एक ही साम्राज्य होता था, जैसे गुप्ता साम्राज्य और भी बहुत अलग अलग साम्राज्य की बात करते, पूरा अखिल भारतीय हमें देखने को मिलता है कि पूरे भारत में एक ही पार्टी या फिर एक ही राजनीतिक दल जो है वो अब सत्ता करने वाला है। इसके अलावा केंद्र पर क्या प्रभाव होगा। राज्यसभा में सीटों के गणित पर सीधा असर पड़ सकता है। मजबूत राज्य सरकारों के कारण
केंद्र सरकार को नीति निर्माण में भी अधिक समर्थन मिलेगा। यानी कि जहां पर भी हमें केंद्र सरकार, जो सेम केंद्र सरकार की जहां पर मतलब जो पार्टी है या फिर जो सत्ता चल रही है जिस सरकार की केंद्र में, तो अगर उसी की स्टेट में हो जाती है तो इसका मतलब स्टेट और केंद्र अब दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं। अब देखिए, इसके कमजोर विपक्ष हो सकता है, इसका ये एक बैड इफेक्ट हम इसको मान सकते हैं। लोकतंत्र पर प्रभाव, जैसे कि विपक्ष के कमजोर होने के बाद संसद और राज्य विधानसभा में स्वस्थ बहस कम हो जाती, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई नेता ही नहीं रहेगा तो सवाल किस पर उठाए जाएंगे। यानी कि वहां पर अब जवाबदेही जो है उसका हमें अभाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी हमें जवाबदेही नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर जवाबदेही जो है वो जीरो से नेगेटिव की तरफ जाने वाली। चेक एंड बैलेंस, लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था खत्म हो सकती है, जिससे मनमाने कानूनों का भी डर बढ़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अगर स्टेट्स में ये कानून लाना है, चाहे वो अपनी का कोई भी कानून, पहले तो वो लोकसभा में पास करवा सकती है, उसके बाद फिर उसको आसानी से ही अपनी किसी स्टेट में लागू कर सकती है जहां पर उसी को सपोर्ट करने वाले वहां पर एमपीज बैठे होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, सत्ता का केंद्रीकरण, एक दलीय वर्चस्व देखा जाएगा। यानी कि संघवाद पर खतरा नजर आ रहा है। जब एक ही दल के पास, यानी कि वन पार्टी के पास ही सबसे ज्यादा शक्ति होती तो सहकारी संघवाद की भावना कमजोर हो जाती। यानी कि सभी के साथ कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनके पास जितना भी बिल पास करने के लिए उनको जो भी वोटिंग चाहिए होती है, जो भी उनको बहुमत चाहिए होता है, वो आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, ईडी जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर भी राजनीतिक दबाव पड़ने की आशंका बढ़ जाएगी। हालांकि आज के समय पर भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी दल के दबाव में आकर ही ऐसा कर रहे हैं। ना तो किसी प्रकार की जवाबदेही दी जा रही है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी पारदर्शिता हमें वोटों में देखने को मिल रही है चुनावों में। इसके अलावा निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत का लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि संस्थागत अखंडता बनाए रखने के बारे में भी है। मजबूत संघवाद होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक सक्रिय विपक्ष ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की कुंजी। यानी कि अगर भारत में एक्टिव विपक्ष, यानी कि एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी नहीं रह पाएगी तो इट मीन्स कि यहाँ से भारत का जो लोकतंत्र है वो खत्म होता नजर आएगा। तो दोस्तों, बंगाल अब नया इतिहास लिखने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो बंगाल में कितने दिनों तक चलने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें।